एक ऐसे परिवार की छात्रा के लिए जिसमें महिलाओं ने कभी किचन और घर के बाहर झांका तक ना हो। कितना कठिन है एक उच्च सरकारी पद पर सिलेक्शन, वह भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के ज़रिए, जिसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार किया जाता है। लेकिन पंजाब के एक छोटे से कस्बे मंडी गोविंदगढ़ की रहने वाली प्रोमिला गुप्ता ने न सिर्फ बनी बनाई परंपराओं और धारणाओं को तोड़ा, बल्कि अपनी राह खुद बनाई और आज लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। प्रोमिला जी ने एक बार नहीं, दो बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर किया। एक बार 2005 में और एक बार 2006 में। वे IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में काम कर रही हैं और आज IRCTC में ग्रुप जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। वहाँ भी वे टूरिज़्म बढ़ाने का काम देख रही हैं। आइए आज हम सीधे बात करते हैं प्रोमिला जी से, उनकी यूपीएससी जर्नी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी सर्विस के बारे में, कैसे वे IRCTC को बढ़ा रही हैं, उनके लेखिका और कवियत्री होने के बारे में और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। आइए सीधे बात करते हैं प्रोमिला जी से। वार्म वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड्स प्रोमिला जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहले तो हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड एंड हाउ यू केम इनटू यूपीएससी। तो एक एक करके हम उसके बारे में बताइए। मेरा जन्म एक छोटे से जगह पे हुआ है पंजाब में, मंडी गोविंदगढ़। कहने को ये छोटी जगह है, पर वैसे फाइनेंशियली ये बहुत एक वेल टू डू प्लेस है, क्योंकि बहुत आयरन इंडस्ट्री है यहाँ पर। तो मेरा जन्म भी एक अच्छे परिवार में हुआ और बचपन से मुझे कुछ ऐसा अभाव का जीवन तो बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ा। लेकिन इलाका छोटा सा था, जैसे कि इंडस्ट्री वाइज तो डेवलप था, लेकिन और एजुकेशन वाइज या बाकी चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। कह सकते हैं कि शहर नहीं, एक कस्बा था। हाँ, शहर नहीं कस्बा था। जैसे कॉलेज भी उसी साल एक नया बना था जब मैं कॉलेज की उम्र में थी और कॉलेज में जाना था। उससे पहले ही वो कोएड कॉलेज एक खुला था, तो एक छोटी सी स्कूल के पीछे ही थोड़ी सी जगह में खुला था। तो उसी कॉलेज से मैंने भी अपना ग्रेजुएशन किया है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी वहाँ पर लोगों को उस समय एजुकेशन के बारे में, या दुनिया जिसे कहें कि विकसित ही हो रही थी और वो तो अभी विकास में थोड़ा पीछे ही था। तो आपके शहर में या आपके परिवार में पूरा बिजनेस का माहौल था। बिल्कुल। ऐसे में आपने एक जॉब के लिए, एक वो भी एक यूपीएससी के जरिए, जो दुनिया की मतलब इंडिया के सबसे बेटर जॉब से माना जाता है, तो वो कैसे आपने प्लान किया? वो क्योंकि बीए तो मैंने बताया कि कॉलेज मैंने वहीं तक किया था गोविंदगढ़ से ही, लेकिन एमए करने के लिए मैं पटियाला गई, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने एमए इंग्लिश किया। उस दौरान हॉस्टल में रहने के दौरान मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता था, थोड़ा आज़ादी महसूस होती थी और मैं चाहती थी कि ऐसे ही मेरा जीवन चले, कुछ करूं। मतलब जो एक टिपिकल वहाँ पर लड़कियों का एक फ्यूचर होता था कि अब शादी हो जाएगी पढ़ने के बाद और घर में फिर आप घर संभालिए और बच्चे फिर संभालिए बाद में चल के, तो वो मुझे लगा कि वो तो बहुत छोटी सी लाइफ हो जाएगी और वो मेरा अंदर से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी एमए के बाद कि अब मेरे को भी वही सब करना है। देन आई रियलाइज्ड कि मैं कोशिश करूं अपने जीवन को बदलने की, कोशिश करूं कि ऐसे ही मुझे आज़ादी भरा माहौल मिले, मैं बाहर घूम सकूं, कुछ कर सकूं, देश के लिए कुछ कर सकूं। तो उस पढ़ते हुए माहौल में एमए जब मैं कर रही थी हॉस्टल में, मुझे यूपीएससी के बारे में पता चला, आईएएस के एग्जाम के बारे में पता चला। उससे पहले मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था। वो भी मुझे ऐसे पता चला कि हमारा एक जूनियर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मेरी जो क्लास की लड़कियां थी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो मैंने कहा कि आप इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हो, एक तो ये आपसे जूनियर भी है। कहते वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा तैयारी तो कर रहे हैं, अभी बने तो नहीं है। तो उन्होंने कहा तैयारी करने के लिए भी बहुत हौसला चाहिए, इतना टफ पेपर है, इसको करने के बारे में सोचने के लिए ही बहुत हौसला चाहिए। तो मैं एकदम इंस्पायर भी हो गई और मुझे एकदम से लगा कि मुझे भी तो ऐसा कुछ करना चाहिए।
तो उनका तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं फिर लग गई एकदम जोश से। एमए के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो यूपीएससी करना है। फिर मेरे फादर ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबको था कि घर में कोई हो जो एजुकेशन में भी ऊपर जाए, अच्छी जॉब जिसे मिले। तो बस उसके बाद तो एक सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद शादी वगैरह का तो ख्याल बहुत पीछे रह गया। एमए के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 2 साल मैंने पटियाला में रहकर ही की। वहाँ पर शर्मा सर की क्लासेस बहुत फेमस थी आईएएस की तैयारी के लिए, तो मैंने भी वो क्लासेस ज्वाइन करी और डेफिनेटली शर्मा सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। पटियाला में वही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था उस समय, और प्रीलिम मैंने वहाँ से किया। लेकिन प्रीलिम के बाद फिर मेंस वहाँ से नहीं कर पाई। देन आई रियलाइज्ड कि मेरे को अब दिल्ली आना होगा, मुझे थोड़ी बड़ी दुनिया में अब एंटर करके चीज़ों को समझना ही होगा, क्योंकि मैंने एक जर्नी की शुरुआत कर दी है, इसको आगे तो लेके जाना ही है। फिर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मैं दिल्ली आई। यहाँ पर भी मेरा एक बहुत एक्सपीरियंस रहा तैयारी के दौरान, लेकिन फाइनली आई कुड क्लियर द एग्ज़ाम। मुझे रेलवेज़ मिला, और शुरुआत में तो मुझे आईआरटीएस बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगा कि आईएएस बनना था। लेकिन आईआरटीएस बहुत ही अच्छी सर्विस है और आज मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपने जो प्रिपरेशन की, बहुत से ऑडियंस हमारे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपने यूपीएससी की तैयारी कैसे की, कितने घंटे पढ़ती थी, क्या सब्जेक्ट थे? तो वो भले ही आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। मैं यूपीएससी की तैयारी, मेरा इतना दिल के करीब वो समय है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। और आज मेरे हस्बैंड भी आईआरएस ऑफिसर हैं, तो वो इतना नहीं पढ़ते थे। तो अब हम अपने बच्चों को बोलते हैं, हमारे एक मेरा बेटा है और एक उसका कज़न भी मेरे साथ ही रहता है, तो हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, मम्मा बोलती हैं कि हाँ 12-13 घंटे पढ़ना है, नहीं तुम 7-8 घंटे पढ़ के भी तुम्हारा हो जाएगा। तो एक्चुअली यूपीएससी के बारे में मैं ये बताऊंगी, इस पढ़ाई के बारे में, कि आपकी उस पर भी डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पर, टाइम अवेलेबिलिटी पर। जैसे मैं जब दिल्ली आई तो मैं 3rd अटेम्प्ट का प्रीलिम देकर आई थी, तो मेरे पास 4 ही घंटे थे, 4 ही महीने थे मेंस से पहले, और मुझे करना ही करना था क्योंकि समय का मेरे पास अभाव था। बहुत समय से मैं तैयारी कर रही थी। एक होता है कि मन में भी हो जाता है कि अब इस बार तो करना ही है, तो मैं तो 14-15 क्या 16 घंटे भी पढ़ लेती थी बहुत बार। मतलब आप ये समझिए कि मैं सुबह उठती थी 9:30 बजे और 10:30 बजे अपनी कोचिंग क्लास में होती थी। फिर वहाँ से 7:30 बजे शाम में आती थी, बीच में आधा घंटा हम लंच ब्रेक लेते थे। 7:30 अपने वहाँ से निकल कर 8 बजे अपने हॉस्टल में आ जाती थी, तो 8:15 या 8:30 से मैं पढ़ने बैठ जाती थी और सुबह के 4 बजे तक मैं पढ़ती थी। और 4 साढ़े 4 में सोती थी, और वही मैंने बताया 9 साढ़े 9 के आसपास उठती थी, फिर 10:30 बजे क्लास में। सो आई हैड अ वेरी रिग्रेस शेड्यूल, बट आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे को समझ आ रही थी चीज़ें, मैं सीख रही थी। नहीं, मैं अपनी ही दुनिया में थी, पढ़ाई की दुनिया में। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था जो बहुत लेंदी था, तो उसको टाइम देना पड़ता था। उसके बाद जीएस, उसको टाइम देना पड़ता था। सोशियोलॉजी वो थोड़ी सी इग्नोर हुई इस चक्कर में। लेकिन ऑन द होल सब्जेक्ट्स जो हैं सारे मैं 4 महीने में कवर कर पाई, 1-2 बार रिवाइज कर पाई और अच्छा परफॉर्म कर पाई डेफिनेटली। तो ये एक अपने आप में लेसन है लोगों के लिए कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना देखें, जुनून होना चाहिए, लर्निंग की तरह देखें कि साहब ये आप सीख रहे हैं। यस, यू शुड एंजॉय योर स्टडीज, यू शुड हैव दैट पैशन। जैसे मेरे को सीखने का बहुत जुनून था, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरे को ये पता चली बात, दिस इज ग्रेट। तो आपकी पढ़ाई आपको इंस्पायर भी करे। हिस्ट्री में पढ़ती थी तो हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स, जो राजाओं की कहानियां हम पढ़ते थे, उससे मैं इंस्पायर भी फील करती थी। नेपोलियन के बारे में पढ़ा तो रियलाइज किया अच्छा डाउनफॉल होता है, आपको घमंड नहीं करना है। बहुत सारी चीजें साथ साथ आप सीखते रहिए, मन में इंस्पिरेशन भी लेते रहिए, अपने शेड्यूल को फॉलो भी करते रहिए। और आलस का कोई भी काम नहीं है, आलस का तो कोई स्कोप नहीं है इस पेपर की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक जुनून लाना पड़ेगा, एक खुशी भी लानी पड़ेगी अपने जुनून में, और एक अच्छे फ्यूचर का तो सपना आपको देखना ही है। वो सपना भी आपको इंस्पायर करेगा, और थकना नहीं है। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय 4 अटेम्प्ट्स अवेलेबल थे? 4 अटेम्प्ट्स अवेलेबल थे। और 3rd अटेम्प्ट में आपका पहले आईडीएस में हुआ था? हाँ, 3rd अटेम्प्ट में मुझे आईडीएस, क्योंकि पहला अटेम्प्ट तो बिल्कुल बिना पढ़े ही था पटियाला में। इट वाज जस्ट 2-3 मंथ्स की प्रीलिम की तैयारी, मतलब कुछ पता नहीं था मुझे, तो मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट मैं मानती हूँ।
सेकंड अटेम्प्ट भी क्योंकि प्रीलिम ही को ही हम समझ रहे थे कि प्रीलिम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, मेंस थोड़ा इग्नोर हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में अपने ये मान सकती हूँ कि थोड़े से वेस्ट हुए, तो बाकी के 2 अटेम्प्ट में मुझे रिजल्ट मिला, एक में IDS मिला और उससे अगले वाले में IITS मिला। और कंपटीशन ये था कि उस समय आज UPSC ज़्यादा टफ है नो डाउट, लेकिन तब भी कम टफ तो नहीं थी। और तब डराने वाले मुझे ये भी डराते थे कि सभी तो डॉक्टर्स इसमें बैठते हैं, सभी इंजीनियर्स इस पेपर में बैठते हैं, क्रीम इस कंट्री की इस पेपर को देती है, आपका कहाँ कोई स्कोप है, आप छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हैं, आपको एजुकेशन का, आपको तो MA में पता चला UPSC क्या है, आपने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मैं इन बातों को इधर से सुन के इधर से निकाल देती थी थोड़ा दिल पे लगता था, बुरा लगता था, लेकिन हिम्मत और बढ़ जाती थी, नहीं अब तो और भी करके दिखाना है। तो मैंने रियलाइज किया इस पेपर को पास करने के लिए सिर्फ क्वालिफाइड होना या वो बहुत एजुकेटेड होना, बहुत अवेयर होने से ज़्यादा आपको जुनूनी होना पड़ेगा, आपको अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए पूरा अपना सब कुछ लगाने का जिसे कहें अंदर से स्पिरिट रखना पड़ेगा। तो आप IDS में जब सेलेक्ट हुए तो उसकी ट्रेनिंग में भी गए थे या ट्रेनिंग में जाने से पहले ही आपको IRTS? नहीं, IDS की ट्रेनिंग में मैं गई थी 3 महीने के लिए। मुझे वो सर्विस भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत कूल सर्विस है। थोड़ा फाउंडेशन कोर्स किया मैंने उसका, जो यहीं रक्षा संपदा भवन दिल्ली में उसका ट्रेनिंग हम स्टार्ट हो गया था, तो 3 महीने में मैंने वो ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद IRTS की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी मसूरी से, तो फिर मैंने वहां से IRTS में स्विच कर लिया, और उस IDES सर्विस के चलते ही आज मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में सेलेक्ट हो गई हूँ, बिकॉज एक जजमेंट आई थी जिसमें 2004 बैच के लोगों को बेनिफिट मिला है, तो मेरा वो 2004 का अटेम्प्ट था, तो आई ऑल्सो गॉट दैट बेनिफिट। वेरी नाइस। तो IRTS में जो सिलेक्शन हुआ, ये रेलवे की सर्विस माना जाता है कि मेल डोमिनेटेड है? नहीं, ये रेलवे की सर्विस है डेफिनेटली, इट्स इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। मेल डोमिनेंट तो पूरा समाज ही है हाँ, मेल नहीं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लेडीज के प्रति सर्विस में, लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा जिसे कहें कि हाई एनर्जी सर्विस है। शुरू में जब हम आते हैं तो आप अपने डिवीजन में सभी गुड्स ट्रेन को देख रहे हैं, बहुत सारी गुड्स ट्रेन होती हैं, 200 गुड्स ट्रेन होती हैं, 200 कोचिंग होती है, तो सारे ट्रेन्स की प्लानिंग और मॉनिटरिंग और स्टाफ, तो बहुत एक जैसे कहीं वास्ट फील्ड है रेलवे के अंदर ही। तो वहाँ पर थोड़ा आपका जो पर्सनैलिटी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप दब्बू से होके या सिंपल बोल के आपको यू हैव टू लीड, यू हैव टू कमांड। तो वो अगर मैनली क्वालिटी उसको मानते हैं तो फिर वैसा ही आपको डेवलप करना होता है। बट आई बिलीव इन बैलेंस ऑफ एनर्जीज। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी है तो आपको थोड़ा सा उसमें मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा ऐड करना होगा, अगर आप ज़्यादा मैस्कुलिन हैं तो थोड़ा फेमिनिन भी ऐड करना होगा, बिकॉज जब आप स्टाफ से डील कर रहे हैं तो आपका एक सॉफ्ट पार्ट भी ऊपर आना चाहिए जी। और अब पिछले कुछ समय से आप IRCTC को देख रहे हैं जी, और उसमें भी IRCTC में भी टूरिज्म जी। तो माना ये जाता है कि IRCTC इज बेसिकली अ टिकटिंग एजेंसी, जो जहाँ पे किसी भी आदमी को टिकट बुक करना है तो कहाँ जाना है, IRCTC की वेबसाइट पे जी। तो इसके अलावा जो इसके स्कोप है, जैसे आप टूरिज्म देख रहे हैं, और तो वो कितना चैलेंजिंग है और क्या काम है, पहले तो काम क्या है? काम बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, और मैं क्योंकि घूमने फिरने का शौक हमेशा से रखती थी, तो टूरिज्म मेरे लिए ये पोस्ट जो है एकदम मेरे दिल के करीब है। काम मेरा है मेनली इंडिया के रेलवे के टूरिज्म को देखना, टूरिज्म को प्रमोट करना, उसको बढ़ाना। तो भारत गौरव ट्रेन्स जो टूरिस्ट मास टूरिज्म की ट्रेन्स हैं, वो एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जो मैं देख रही हूँ, जिसमें हम देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटन की रेलगाड़ियां चलाते हैं। जहाँ जैसे अभी हमारी ट्रेन चलने वाली है रामायण यात्रा के लिए, जिसमें आप 15 रातें और 16 दिन ट्रैवल करेंगे, और आपको श्री राम जी के बर्थ से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उन सब पर लेके जाया जाएगा, और ये कंप्लीट पैकेज होता है। आपके वहाँ घूमने का, रहने का, खाने का सारा कुछ इस कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है जो IRCTC निर्धारित करती है। तो ये ट्रेन्स हैं सबसे बड़ी, इसमें मेरे पास 12 रेक्स हैं, और पिछले साल हमने 196 ट्रिप्स चलाए थे, और इस बार भी हमारा टारगेट 200 से ज़्यादा का है, 250 के आसपास का है लगभग।
और हमारी ये ट्रेन्स बहुत पॉपुलर हैं। तो एक तो इनका सारा मैनेजमेंट, सारा प्लानिंग, वो सब मैं देखती हूँ। इसके अलावा लग्जरी ट्रेन्स हैं इंडिया में टोटल 4 और IRCTC के पास हैं 2, महाराजाज एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट। महाराजाज दिल्ली से चलती है, राजस्थान को कवर करती है, और गोल्डन चैरियट साउथ में चलती है, गोवा तक जाती है। तो ये दोनों ट्रेन्स भी मैं देखती हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल पैकेजेस हैं हमारे, आउटबाउंड पैकेजेस और डोमेस्टिक एयर पैकेजेस विद इन कंट्री, वो हम लोगों को घुमाते फिराते हैं। कंप्लीट पैकेज होता है, IRCTC ऑलवेज लॉन्चेस कंप्लीट पैकेज। तो आपका जाना आना, रहना, खाना पीना, घुमाना, गाइड, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। और इसके अलावा मैं एयर टिकटिंग देखती हूँ सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, होटल बुकिंग और किसी भी प्रकार का टूरिज्म का जो भी एक्टिविटी होता है वो सभी मैं देखती हूँ। रेल टूर पैकेजेस भी मैं देखती हूँ। हर एक रेल में कुछ सीट्स IRCTC अपने लिए रिजर्व रखता है, लोगों को कंफर्म सीट दिलवाता है और पूरा पैकेज के साथ लोगों को घुमाता फिराता है। टूरिज्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चैलेंजिंग इस मामले में है क्योंकि आपको लोगों को सुविधा देनी है, लोगों को घुमाना है, और हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है। कभी किसी को आपकी कोई बात अच्छी लगेगी, कोई सुविधा कभी नहीं भी अच्छी लगेगी, तो आपको इम्प्रूव करना है। तो यू हैव टू बी ऑन कांस्टेंट वॉच हाउ टू इम्प्रूव योर सर्विसेज, हाउ टू कीप द नेशन हैप्पी अबाउट योर सर्विसेज। जी। तो मैं जहाँ देख रहा था तो शायद 24-25 में IRCTC has raked in about 4,600 करोड़ रुपीस, और जिसमें से करीब 1200-1300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 18-19%, एंड जो आपका बिजनेस है वो 10% के करीब बढ़ा है। इट्स अ हेल्दी ग्रोथ, इट्स अ वेरी हेल्दी ग्रोथ। जी। तो ये आपके टारगेट्स होते हैं या आप अपने आप जो अचीव कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली हमारे टारगेट्स होते हैं, इंटरनल टारगेट्स होते हैं, और वो अक्सर हम एक एम्बिशियस टारगेट लेकर ही चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आपको चांद पे जाना है, आपको अगर इफ यू एम टू गो एट मून देन कीप गोइंग, एटलीस्ट यूल गो अप टू सम स्टार। तो चांद को छूना है तो आपको चलना पड़ेगा, आपको अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, एम्बिशियस होना पड़ेगा। तो हमारे टारगेट हाई रहते हैं। कई बार किसी परिस्थिति की वजह से अगर हम ना अचीव कर पाए तो वो अलग बात है, बट IRCTC की टीम का, टूरिज्म टीम का हमेशा ये रहता है प्रयास कि अपनी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। और हाँ, क्योंकि वी आर कम्पीटिंग विद मेनी बिग कंपनीज इन द मार्केट, तो उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, उस पर भी हम वॉच रखते हैं ताकि हम भी उनसे कुछ सीख के बढ़ा सकें। लेकिन फ्यूचर में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत हम पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी टूरिज्म में। तो फ्यूचर में वी विल गिव अ वेरी टफ कंपटीशन टू ऑल द बिग companies which are established at present in tourism sector. Very encouraging words, and I think very great challenge before you. Yes. So now I'll come to your passions. अभी तक हमने आपके पढ़ाई की और लाइफ की बात की, करियर की बात की। तो आपका सबसे बड़ा पैशन, जहाँ मुझे पता है कि that is writing, poems, books, and how you have aligned with कॉस्मिक एनर्जी एंड यूनिवर्स, क्योंकि आपकी जो पहली किताब मेरे पास है जी, तो हाउ आई बिकेम द यूनिवर्स, तो टाइटल इज इंट्रिगिंग। या द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट, द सीक्रेट इज अ बुक वी ऑल नो, यस, बट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट? द सीक्रेट तो सभी को पता है जी। रोंडा बर्न, जिनको मैंने कभी अपना गुरु भी माना है जी, जब मैंने ये सीक्रेट किताब पढ़ी थी तो मैं बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गई थी। और उनकी एक दूसरी किताब है द पावर, दैट बुक चेंज्ड मी। उसमें उन्होंने प्रेम की ताकत के बारे में बताया है कि कैसे प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, और मैं हमेशा से वो मानती थी, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे उसको बयान करने के लिए। कि जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मैंने कहा मुझे तो मिल गया मंत्र, तो मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया जो भी किताब में लिखा। आई वॉज फुल ऑफ लव, आई वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, आई वॉज बीइंग वेरी नाइस टू माई सेल्फ, टू द वर्ल्ड, टू एवरीबॉडी। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि आपको गुस्सा भी आएगा, आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, जो हो जाता है अक्सर। तब तो मुझे लगा कि ये सीक्रेट तो समझ में आया, लेकिन इसको मेंटेन कैसे करना है, हमेशा खुश रहना, हमेशा प्रेममयी रहना, ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और यही सीक्रेट है। सीक्रेट का सीक्रेट यही है
कि ये सीक्रेट जो सभी को पता है वो अप्लाई तब होगा जब दूसरा सीक्रेट उसको समझा जाए, यानी कि हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन किया जाए, तब फिर आप यूनिवर्स बन जाएंगे, फिर यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे। यूनिवर्स को बाहर समझें या भीतर समझें, कहीं पे भी समझ लें, उसके साथ आप वन हो जाएंगे। तो उससे आप जो भी चाहेंगे, क्योंकि अब यूनिवर्स की विश आपकी विश हो जाएगी रादर देन आपकी विश यूनिवर्स की विश हो, जो हम हमेशा चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो। लेकिन फिर हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं कि जो यूनिवर्स की मेरे लिए इच्छा है वो पूरी हो और यूनिवर्स हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा ही चाहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेंटेन करना है, दैट इज द सीक्रेट टू द सीक्रेट। और वो मेंटेन होगी जब आपकी एनर्जी बॉडी अलाइनमेंट में होगी। वो अलाइनमेंट आता है जब आप अपनी एनर्जी बॉडी को समझेंगे और मानेंगे और उस पर वर्क करेंगे। तो मैंने अपने चक्रास पे वर्क किया, अगर आप जानते हैं चक्रास के बारे में, तो मैंने अपने चक्रास पे वर्क किया, उनको ओपन किया, उनको अलाइन किया, उनको अलाइन करने के बाद उनको मेंटेन किया, एनर्जी बॉडी को समझा। लोग नहीं मानते हैं, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ लोग क्यों नहीं मानते हैं एनर्जी को या एनर्जी बॉडी को। अभी आप देखिए कितनी चीजें हैं जो दिखती नहीं है पर हैं। सिंपल एक सिग्नल हमारे मोबाइल में आ रहा है, वाईफाई कहीं से आ रहा है, पूरा डेटा आ रहा है, सब हवा में ही तो है। तो एनर्जी बॉडी इज एज रियल एज ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज एंड इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एंड एवरीथिंग। तो उस एनर्जी बॉडी को जब आप अलाइनमेंट में रखते हैं तो क्या होगा कि अगर गुस्सा आएगा भी तो वो डीप नहीं होगा, वो रिलीज हो जाएगा और प्रेम ही फिर से आएगा, क्योंकि आपको उसी में अच्छा लगने लगता है। जब आपकी एक परमानेंट स्टेज बन जाती है जिसमें आप खुश रहते हैं, अच्छा रहते हैं और प्रेम में ही रहते हैं, कभी कुछ विकार आया भी तो उसको जाने देते हैं, कुछ आया और गया, कुछ रहता नहीं है, रहता है केवल प्रेम, शांति, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। सो इस एनर्जी में जब आप आ जाएंगे तो आप यूनिवर्स बन जाएंगे। फिर आपको कुछ मांगने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी अच्छी चीजें जो होने वाली होंगी आपको पहले से महसूस होंगी, आपको लगेगा कि आपकी इच्छा पूरी हुई है, पर असल में यूनिवर्स ने आपको पहले महसूस करवा दिया। तो आपको लगता है आपकी इच्छा, लेकिन ये यूनिवर्स की इच्छा आपके माध्यम से पूरी हुई है। ये कहना बहुत आसान है कहना आसान है, लेकिन ये होता कैसे है? ये चक्रास को मेडिटेशन कैसे से अलाइन होगा। करते हैं? वेरी सिंपल मेडिटेशंस। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज योर चक्रास। पहले चक्रास के बारे में थोड़ा जान लीजिए, मैंने अपनी किताब में लिखा है। जी। और उनको आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, खुद को एक लाइट में फील कीजिए और अपनी जो छोटी छोटी कमियां जो आपको खुद को पता है उनको जस्टिफाई करना छोड़ के उनको ठीक करना शुरू कीजिए। कोई गलती हुई तो क्षमा मांगिए, अभिमान को नीचे और ईश्वर को और यूनिवर्स को ऊपर, प्रेम को ऊपर। तो ये एक प्रैक्टिस है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है, अवेयरनेस है, माइंडफुलनेस है। तो बस वो प्रैक्टिस की बात है। कोई जल्दी कर लेता है, किसी को सालों लग जाते हैं। जैसे मैं अपने केस में बताऊं तो मुझे लगता है मैं अलाइनमेंट में थी पहले ही, बस अवेयर नहीं थी। क्योंकि अलाइनमेंट में थी इसीलिए मैं कुछ अचीव भी कर पाई। अलाइनमेंट का एक और फायदा मिलेगा आपको, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए जो आपको करना है, एफर्ट्स लेने हैं, मेहनत करनी है, वो भी आप यूनिवर्स आपसे करवा लेगी, आपके चक्रास आपसे करवा लेंगे। आप उसका कोई उदाहरण, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो उदाहरण सबसे बड़ा ये कुर्सी है जिस पर मैं हूँ अभी जी। टूरिज्म। मैं 1 साल पहले से तकरीबन घूमना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं बहुत ट्रैवल करूं, समझूं दुनिया को, देखूं। तो मैंने अपने लेवल पे थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी सेटल थी। अब हम सीनियर हो गए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारी सुविधाएं भी हमको मिलती हैं और बच्चा भी थोड़ा मेरा बड़ा हो गया। तो मुझे लगा अभी आई एम कंपैरेटिवली फ्री, आई शुड स्टार्ट मूविंग अराउंड द वर्ल्ड। देन मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम चलोगे, मैं कंबोडिया जाना चाहती हूँ, एंकोर वाट देखना चाहती हूँ। तो मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद मैं डोमेस्टिक कंट्री में खूब घूमी। फिर अचानक से जीजीएम टूरिज्म की पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट था IRCTC का और मैंने डेपुटेशन के लिए अप्लाई करना था। मैंने अप्लाई किया और मुझे मिल गया और अब मैं टूरिज्म देख रही हूँ और उस नाते मेरे को घूमने के बहुत अवसर भी मिलते हैं। मतलब पिछले 7 महीने में आप लगभग 7 विदेश दौरे कर चुके हैं जी। इट्स रियली वंडरफुल कि आपने जो सोचा वो
कॉस्मिक एनर्जी ने या यूनिवर्स ने अलाइन करके आपको जी प्रोवाइड किया। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी तो हम जो भी चाहते हैं हम उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं जब हम अलाइनमेंट में होते हैं। अब जब आप ये सबसे बड़ी बात है, जब आपका वाई जो है, वाई इट्स नॉट हैपनिंग टू मी, जो एक कंप्लेंट होता है, जब वो खत्म हो जाता है, जब आप कहते हैं ठीक है होना होगा, नहीं होना होगा कोई बात नहीं, लाइफ इज वेरी गुड। ग्रैटिट्यूड जो है छोटी छोटी चीजों में भी जब आप मेंटेन रखते हैं, सवाल जब आप कम करते हैं और एक्सेप्टेंस के मोड में ज्यादा रहते हैं, तो फिर कुछ भी आपको मिलता है। दो चीजें इसमें आपसे समझना चाहता था, मे बी हमारे ऑडियंस को भी उसमें जिज्ञासा होगी कि पहली चीज तो हर आदमी सुबह शाम बस वो प्रभु की प्रार्थना और साहब मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, और वो मिलता नहीं है। वो प्रार्थना से ज्यादा भय होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। जब आप ईश्वर से ये कहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, तो आपके पीछे एक भय होता है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, या फिर अगर नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा। आप अनकॉन्शियसली ऑल्टरनेट जो होने वाला होता है, ऑल्टरनेट के लिए ज्यादा प्रिपेयर होते हैं, या पहले से कहीं ना कहीं प्रार्थना में विश्वास जो है उसका एलिमेंट बहुत हाई होना चाहिए। वो तब होगा जब आप अलाइनमेंट में होंगे, सहज भाव में होंगे। ईश्वर से कुछ मांगा और फिर भुला दिया, ईश्वर देंगे जब समय आ जाएगा, जब आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। जी। तो वो इसलिए बहुत बार नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी जो फियर एनर्जी होती है, भय की एनर्जी, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। और हमारा जो सबसे पहला चक्र है, जिसको बेस चक्र कहते हैं इंग्लिश में, मूलाधार, उसमें ये जो भय की ऊर्जा होती है वो भरी होती है। और आप उस ऊर्जा के चलते आपके बहुत सारे जो अच्छे भाव हैं ऊपर आ ही नहीं पाते, आप भय से ही डील करते रहते हैं 90% टाइम इन योर लाइफ। तो जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे, चक्रास को क्लीन करेंगे, चक्रास को ओपन करेंगे, भय को जाने देंगे, धरती माँ को दे देंगे उस ऊर्जा को, वो बेचारी सोख लेंगी, हमारे लिए कर लेंगी, तब आप फ्री होंगे। तब आपकी प्रेयर में फेथ और लव ज्यादा होगा, फिर वो फलीभूत होगी। दूसरी चीज यही इसी से जुड़ा हुआ था कि लोगों में दो इमोशंस सबसे ज्यादा होते हैं, एक तो ईगो और दूसरा एंगर। कि छोटी छोटी बात पे लोग नाराज हो जाते हैं, हर चीज उनके ईगो पे होती है, मेरे साथ ऐसा कैसे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। असल में इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी। ईगो इज नॉट ईगो, इट इज योर फियर, एंड एंगर इज नॉट एंगर, इट इज योर ग्रीड। तो फियर और ग्रीड जो है वो बहुत डोमिनेट करते हैं। वो उसका एक कारण ये भी है कि एनर्जीज, आपके आसपास की एनर्जीज भी आपको प्रभावित करती हैं। जब आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में यही चल रहा है तो आपको लगता है यही सही है, पर आपको एट द सेम टाइम पता है कि ये आपको ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं दुनिया में है तो मुझे भी चाहिए, दुनिया को चाहिए, दुनिया में तो इसी का बोलबाला है तो ये मुझे भी चाहिए। लेकिन अंदर से आप वैसे कंफर्टेबल होते हैं, तो एक ग्रीड के चलते आपको फियर होने लगता है कि अब ये मिलेगा कि नहीं, सबको मिल रहा है, मुझे मिलेगा कि नहीं। तो उस डाउट में आप पूरे अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर लेते हैं, आपके सभी चक्रास इधर उधर डिस्टर्ब और बंद हो जाते हैं। तो आप जो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देना भी चाहता है, क्योंकि आपका फियर और ग्रीड ने सब ब्लॉक कर दिया है। फियर से मैंने भी बताया मूलाधार, और ग्रीड से आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, हिंदी में मैं भूल रही हूँ उसे क्या कहते हैं जो स्टमक में होता है, उससे आपका वो चक्र ब्लॉक रहता है। तो आप ईगो करते रहते हैं, अब एक हेल्दी, एक पॉजिटिव जो अपने पे गर्व होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ईगो को हमेशा कंपैरिजन करना है, किसी के कंपैरिजन में आपको लगता है मैं ज्यादा हूँ, मुझे ज्यादा होना है, लेकिन जब आपको खुद पे गर्व होता है तो आपको किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। दूसरा भी अच्छा है, आप भी अच्छे हैं, क्या दिक्कत है, दो लोग अच्छे हो सकते हैं। एक लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इज देयर अ डाइकोटोमी बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म? देयर इज नो डाइकोटोमी, देयर इज सिंक्रोनाइजेशन। जब आप स्पिरिचुअली हाई होंगे तो मटेरियल चीजें आपके पीछे आती हैं, आपको बुलाना नहीं पड़ता है। मतलब मटेरियलिज्म छोड़ के आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाएं, वो कोई साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। साधु बनना है आपको, लेकिन दुनिया में रहकर ही और हृदय के बीच में, अंदर से साधु रहिए। ऊपर से भगवान ने इतनी चीजें बनाई है, हर चीज को आप भोगिए, हर चीज का मजा भी लीजिए, लेकिन उससे बंधिए नहीं। साधु क्या है ना कि फ्री होता है। ऐसा तो नहीं कि साधु खाना नहीं खाता है या साधु सोता नहीं है या कभी खुश नहीं होता है। वो एक गलत जो हमने स्पिरिचुअलिटी के अराउंड मिथ्स बना रखी हैं, वो उन लोगों ने बना रखी है जिन्हें पता है कि अगर सब लोग स्पिरिचुअल हो गए तो ये दुनिया
कहीं की कहीं हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ। इट्स हाउ यू डील विद योर इमोशंस, एनर्जीज। इट्स नॉट समथिंग कि आपको सब छोड़ना है। कुछ चीजें अपने आप छूट जाएंगी, वो अलग बात है। आपको उनमें अब वो पहले वाला सुख नहीं मिलेगा, पहले वाली आइडेंटिफिकेशन आप उनसे नहीं रखेंगे, वो चीज अपने आप होगी। लेकिन मटेरियलिज्म से लोग क्यों उसको ऐसे करते हैं, आई एम नॉट श्योर। जैसे मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं घूमती हूँ और मैं अपना काम भी करती हूँ और मैं अच्छा खाना भी खाने का प्रयास करती हूँ, तो वो ये नहीं है कि अब हम साधु बन गए, अब हमें कहीं बिठा दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो स्पिरिचुअल हो गए। स्पिरिचुअल होने का मतलब है आप अपना कर्म अब और भी अच्छे से करेंगे, अब आपका बेटर फोकस होगा, क्योंकि बाकी सब एनर्जीज जो मैंने बताई, फियर, ग्रीड, ये सब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आप अपने यूनिवर्स हैं, आप अपने ही ब्रह्मांड हैं, अपनी दुनिया है। अपनी दुनिया में आप बढ़िया से जीना चाहेंगे, जो भी अवेलेबल है उसको यूज करना चाहेंगे, जो नहीं मिला उसे सोच सोच के परेशान नहीं होंगे। दैट्स इट। Now I'll talk to you about your second book, Why Waste Womanhood. हाँ। तो इसका टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है कि आखिर ये मतलब क्या हुआ इसका? देखिए मैं बताती हूँ, व्हाई वेस्ट वुमनहुड। जी। वुमनहुड इज एन अपॉर्चुनिटी। औरत होना एक अवसर है एक आत्मा के लिए, क्योंकि औरत होने पर आपको वो बहुत सारे इमोशंस फील करने का मौका मिलता है जो मेल बॉडी में शायद आप नहीं कर पाते। ऊर्जा के स्तर पे अगर हम बात करें, आत्मा के स्तर पे बात करें, तो जब आप फीमेल बॉडी में होते हैं तो आपके मोक्ष के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप प्रेम को बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि औरत जन्म दे सकती है। तो जब आप एक जीव को अपने भीतर महसूस करते हैं तो वो जो एहसास है वो औरत को ही अवेलेबल है। तो वो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि औरत क्या करती है, उस ऊर्जा को संजो के रखने की बजाय उसे कई बार बर्बाद कर देती है। बर्बाद कैसे हो जाती है वो ऊर्जा? बहुत इमोशंस को गले लगा लेने में। आप क्या करते हैं कि इमोशनल हो जाते हैं, बात बात पे रोने लगते हैं, अपने आप को वीक समझते हैं कि भाई मुझे तो बच्चे पालने हैं, मुझे पैदा करने हैं, मुझे संभालने हैं, जबकि वो आपकी ताकत है। आप अपनी ताकत को अपनी कमजोरी समझ के अपनी इतनी महान ऊर्जाओं को जो भगवान ने आपको इस नाते दी हैं कि आप औरत हैं, उसको आप बर्बाद कर बैठती हैं। अगर उसी को आप संजो लें, यूज कर लें, तो आप दुनिया की कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें उनकी माँ का कितना रोल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको उनकी माँ ने बनाया, जीजाबाई। ऐसे और बहुत एग्जाम्पल हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी माता थी गुजरी जो अपनी माँ को मानते थे। आप देखिए ना, माँ का कितना बड़ा एक दर्जा होता है। वो माँ जब, अगर ये हर माँ समझ ले इस बात को और वो ऊर्जा जो अपने बच्चे के लिए रखती है थोड़ा अपने भी निर्माण के लिए रखे, तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है। सो वुमनहुड इज एन अपॉर्चुनिटी, इट शुड नॉट बी वेस्टेड। दिस इज व्हाट आई मीन बाय द टाइटल, व्हाई वेस्ट वुमनहुड? यूज इट, डोंट वेस्ट इट। अभी 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स। तो अभी भी दुनिया में जो महिलाओं की भूमिका है दैट इज अबाउट 25-26%, और भारत में ये 10-11% के आसपास है। तो ये जो मतलब एक डिस्क्रिपेंसी है। एक्चुअली विमेन जो हैं अभी भी अपने आप को, जैसे मैंने कहा, फिगर आउट कर रही हैं। जो बाहर आ गई हैं, कुछ कर रही हैं, वो भी स्टिल फिगर आउट कर रही हैं। आप देखिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी लेडीज हैं, मैंने देखा है अक्सर वो बहुत हैप्पी नहीं रहती। उनको लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, या अगर ऐसा नहीं भी लगता है तो उनको लगता है कि हमें घर का भी सब संभालना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये जब इस कंसेप्ट को वो पॉजिटिवली एनालिसिस करें तब वो उनको लगेगा कि ये उनका क्वालिटी है, उनका डिसएडवांटेज नहीं है कि उन्हें घर भी देखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इतनी सक्षम है कि वो दोनों बड़े आराम से देख सकती हैं। दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी, they can handle their job, they can handle their house, they can handle their child, they can handle their relationships, they can handle themselves। खुद को भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हैं। इतनी एनर्जी कहाँ होती है? तो औरत के पास इतनी एनर्जी है, उसको वो सही जगह पे लगाएं, पॉजिटिव रहें, कंप्लेंट्स ना करें, रिस्पेक्ट की डिमांड ना करें, इक्वालिटी की डिमांड ना करें। क्योंकि नहीं, इक्वालिटी इसलिए कुछ नहीं मैं मानती क्योंकि कुछ भी दो चीजें इस कुदरत में इक्वल है ही नहीं। आदमी का अपना एक रोल है, औरत का अपना एक रोल है, बच्चों का अपना एक रोल है,
ऐसे ही जब आप एज कर जाते हैं तो एल्डरली लोगों का अपना एक रोल है। इक्वालिटी की जरूरत कहाँ है जब सारी उंगलियां एक साथ नहीं है? तो अगर हम चाहेंगे कि ये उंगली भी इतनी बड़ी हो जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कुदरत ने जो बनाया है उसका कुछ पर्पस है। आप केवल अपने रोल को समझ के जब उसमें ढल जाते हैं, इवन समाज में भी अपने रोल पर जब फोकस होते हैं, रादर देन व्हाट यू कैन गिव, रादर देन व्हाट यू कैन गेट, आप जब देने की भावना में रहेंगे तो आपको वैसे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। तो औरतों को जो मुझे लगता है कि ये ज्यादा डिमांड ना करके अपना रोल जब वो परफेक्टली निभा लेती हैं तो उनको सब कुछ अपने आप ही मिलता है। तो आप हिंदी में भी लिखती हैं, अंग्रेजी में भी लिखती मैं हैं, अंग्रेजी और पोएम्स भी लिखती हैं। मैं अंग्रेजी में ही लिखती हूँ। हिंदी की जो मेरी बुक है एक ही मैंने लिखी है, खुद से खुदा तक जी। तो ये अलाइनमेंट की, इसको कहूंगी कि अलाइनमेंट से उपजी हुई मेरी किताब है जी। इट्स बिकॉज ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये भगवान के लिए जो मैंने इतना प्रेम महसूस किया अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये गॉड के लव में लिखी हुई हिंदी की कविताएं हैं जो मुझे फील होती थी। मैं इसमें से कुछ पढ़ूं अगर आप मुझे जो सबसे आपको इसमें खैर हर पोएमी मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। इसकी पहली पोएमी मैं पढ़ लेती हूँ जी, जो ईश्वर के प्रेम को बयां करेगी आपको। मुझे अच्छा लगता है अपने खुदा की इबादत करना, उनसे बातें करना, उनकी बातों को याद रखना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है उनकी रोशनी में नहाना, बहुत खुश हो जाना, बहुत शांत होकर बहुत थम जाना और फिर खुश हो जाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है उनके दिए इत्मीनान को महसूस करना और सबको उस इत्मीनान को महसूस करवाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है हमेशा इस बात को याद रखना कि वो मेरे साथ हैं, चाहे कोई और हो या ना हो, चाहे कोई और माने या ना माने, चाहे कोई और समझे या ना समझे, और उनके होने के एहसास का किसी को ना बताना मुझे अच्छा लगता है। बस अब यही अच्छा लगना मुझको सच्चा लगता है। सबको उनकी तरह चाहना मुझे अच्छा लगता है। अपने खुदा से अब रूबरू हूं तो अब और क्या अच्छा लग सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसमें चूंकि इतनी अच्छी कविता थी और इसी से मुझे ख्याल आया, जो आज की दुनिया है उसमें हर एक आदमी को जिज्ञासा है कि सब डिफरेंस क्या है, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, इनमें क्या फर्क क्या है? कोई डिफरेंस नहीं। सब आपका सोर्स है जी। ईश्वर एक समंदर है, उनको आप ईश्वर कह ले, उनको खुदा। मैंने शायद जानबूझ के इसमें खुदा वर्ड यूज किया है जी। क्योंकि ईश्वर कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, कुछ भी कहें, वो तो एक समंदर है, एक रोशनी है। आपको उनको महसूस करना है। जैसे मैं ईश्वर को महाअवतार बाबा जी के रूप में महसूस करती हूँ, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, तो मेरे लिए वही ईश्वर है। तो ईश्वर का पूरा सार मुझे उन्हीं में मिला है। तो ऐसे ही आप भगवान गणेश को मान सकते हैं, माँ लक्ष्मी को मान सकते हैं, शेरा वाली माँ को मान सकते हैं, भगवान शिव को मान सकते हैं, या फिर आप जीसस को मान सकते हैं। कुछ भी जो आपको अंदर से खुश कर दे, इंस्पायर कर दे, पॉजिटिव कर दे, फुल ऑफ लव कर दे, अलाइन कर दे, बस वही ईश्वर है। लेकिन आज जो मैंने 4 शब्द कहे इस तरीके से, वो उनको लेके इतने डिफरेंसेस हैं, वो ही डिफरेंसेस करते हैं जो अलाइंड नहीं है और जो चाहते नहीं कि दूसरे अलाइनमेंट में आए, क्योंकि फिर उनकी जो तो चल रहा है दुकान वो बंद हो सकती है। तरीका है कि पूरी दुनिया प्रेम की तरफ जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये नफरत भुला के प्रेम की तरफ बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल तरीका है। आप हो जाइए, आप प्रेम में हो जाइए। आपके आसपास जितने 100, 200, 400, अब इन जिस तरह बातचीत के माध्यम से 1000 लोग हो जाएंगे। इट इज अ प्रोसेस, समय लगेगा, शुरुआत आपसे होगी। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि ठीक है मैं तो अब से सब नफरत को भुलाऊंगा या मैं भुलाऊंगी और मैं तो प्रेम में रहूंगी, मैं तो अपनी पॉजिटिविटी, अपनी लाइफ पे फोकस, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस, अपने वर्क पे, अपने ग्रोथ पे, अपने बिजनेस पे फोकस रहूंगी, तो बस आपसे शुरुआत होगी। जैसे मुझसे यहाँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अब मेरे चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़े हैं, तो मैंने फील किया है कि फिर आपकी एनर्जी धीरे धीरे हर ओर स्प्रेड होती है, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी अब अलाइंड है, तो अलाइनमेंट की एनर्जी भी फैलती है। तो धीरे धीरे शुरुआत होगी और होगा। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे लिए तो सच बताऊं ज्यादा नफरत है नहीं दुनिया में। मुझे लगता है हमेशा से ये सब रहता ही है, हर युग में कुछ ना कुछ रहा ही है।
तो मेरा फोकस इन बातों पर रहता ही नहीं है. आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माई लाइफ, माई सेल्फ, ग्रोथ, लव. मैंने देखा आपका चैनल भी, तो ये यूट्यूब चैनल बनाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मिली कोविड के दौरान. लगभग 50,000 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जी. और कुछ वीडियोस आपके 8-10 लाख बार देखे गए हैं. दैट इज फिनोमिनल. थैंक यू. तो ये कैसे आपने अचीव किया? वो जब मैं इतना कुछ महसूस कर रही थी, मेरे अंदर इतना कुछ बदल रहा था, बाहर बदल रहा था, क्योंकि अंदर बदल रहा था इसलिए बाहर बदल रहा था. यू विल नॉट बिलीव, जो मेरे दुश्मन थे वो मेरे दोस्त हो गए थे. और मैं खुद हैरान थी और मैं समझ रही थी कि ये हो सकता है, ये पहले मैंने कभी नहीं सोचा. जो इतने बदलाव आए, मुझे उनका जो एनालिसिस करने का, अंदर समझने का मौका मिला, तो इस ज्ञान की एक खूबी है और एक कमी ये है कि जब आपको मिलता है तो आप शेयर करना चाहते हैं. आप भी चाहते हैं कि सबको पता चले, क्योंकि जो अच्छी फीलिंग्स आपने फील करी होती हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई फील करे. यू नो, लव हैज दैट इसेंस. लव वांट्स इटसेल्फ टू बी गिवन. तो मेरे को लगा कि मेरी जो नॉलेज, जो फीलिंग्स बढ़ी हैं, जो मैंने समझा है, मैं इसको शेयर करूं. और यूट्यूब से अच्छा माध्यम क्या होगा शेयर करने के लिए. मैंने 1-2 जगह स्पीच वगैरह भी दी हैं. और दैट वाज द टाइम जब कोविड के समय पूरा सब बंद था, तो यूट्यूब आया. यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल उस समय स्टार्ट किया और एकदम से चैनल ने बहुत अच्छा, चैनल को रिस्पांस मिला. और मैं भी इनकरेज रही, क्योंकि समय बहुत था उस समय, तो मैं और किताबें पढ़ती थी, चीज़ों को और गहरा समझती थी और शेयर करने के लिए कुछ कुछ कंटेंट फिर क्रिएट करती थी. तो आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज कैसे करते हैं? बिकॉज फुल टाइम जॉब है आपके पास, 9 to 6. No, 9 to 6 और नहीं है, मे बी 9 to 9. 9 to 9 ही होगा. 9 to 12 भी कई बार. ऐसे में आपको पढ़ना लिखना भी, पढ़ना भी और लिखना भी. यूट्यूब के लिए आपने करीब 250-300 वीडियोस बनाए हैं. वो वीडियोस बनाने, फिर बच्चों को भी देखना, फैमिली को देखना. मैं खुद हैरान हूं मैं कैसे कर लेती हूँ. यही मैं इसीलिए अपनी किताब में मैंने लिखा है कि औरत कुछ भी कर सकती है. वाई वेस्ट वुमनहुड. इतनी ऊर्जा है. फोकस, प्रेम, जब ग्रेटिट्यूड मेरे दिमाग में. अच्छा, मैं बताना चाहूंगी, नेगेटिविटी इतना एनर्जी को सक करती है. आप बाहर कुछ मत कीजिए, अंदर बैठ के बस नेगेटिव सोचिए, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, अब मैं इसको बताऊंगा या मैं बताऊंगी, अच्छा वो देखना, तब उनको पता चलेगा. मतलब नेगेटिव थॉट्स अननेसेसरी. कभी किसी ने कुछ गलत कर दिया होगा, अब उसे जाने दीजिए, लीव इट. यूनिवर्स अपने आप उनका जो करना है कर लेंगे. आप जजमेंट मत दीजिए. तो मेरा क्या है, जजमेंट अंदर कुछ है नहीं, ईगो भी कुछ ऐसा है नहीं, तो समय मेरे को बहुत मिल जाता है. जो भी समय मिलता है वो यूटिलाइज होता है, वो वेस्ट नहीं होता. सुबह उठने, चाहे मैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, नॉर्मल टाइम पे उठती हूँ. उसके बाद मैं सुबह अपने कंटेंट पे थोड़ा काम करती हूँ, 1-1.5 घंटा जितना टाइम मिलता है. फिर मैं थोड़ा वॉक वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा योगा वगैरह करती हूँ, मुझे पसंद है बहुत. और तब फिर उसके बाद रेडी होके मैं ऑफिस आने के लिए रेडी हो जाती हूँ. अच्छा, फूड अपने आप मेरी लाइफ में एंटर कर गया. तो जो मेरा फूड है वो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिकता की तरफ बढ़ गया है. जंक फूड या जिसे कहीं ऐसा फूड जो आपको लेजी कर देगा, इस तरह का फूड मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ. ऑफ लेट पिछले 4-5 महीने से मेरा फूड काफ़ी ज़्यादा सात्विक और अच्छा हो गया है. और उससे मुझे लगता है मेरी एनर्जी बहुत हाई रहने लगी है. और जैसे शाम में भी मुझे थकान नहीं होती. यहाँ से मैं जब गई तो मैं फिर अपने घर को देखती हूँ, बच्चा होता है उसको देखती हूँ क्या चल रहा है, उसके साथ समय बिताना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ. केवल पढ़ाई तो आजकल बच्चे खुद ही इतने स्मार्ट हैं, करते हैं, बट मैं उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ. और तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा इनफॉर्मल. अभी इज इन 9th ओनली. अच्छा, स्कूल में क्या हुआ, मैम से क्या बातें हुई. तो बच्चे को भी लगता है कि जो पेरेंट्स हैं आपके इन्वॉल्व हैं, उनके साथ एक बॉन्ड बन पाता है. क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं वो स्पेंड हो पाता है. रात में फिर मैं कुछ चैनल्स वगैरह सुनती हूँ. आजकल मैं बुक्स थोड़ा कम पढ़ पाती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे कुछ अच्छा सुन लिया. रात में सुनते सुनते फिर एक प्रार्थना करके फिर मैं सो जाती हूँ. मेडिटेशन अब मैं वैसे नहीं करती जैसे शुरुआत में मैंने की थी, क्योंकि आई फील मेडिटेटिव ऑल द टाइम नाउ. एक पॉइंट आता है जब आपको मेडिटेशन फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उन भावों में हमेशा रह पाते हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, टू माई बाबा जी, जिन्होंने मुझे इतनी ग्रेस दी है, इतनी शक्ति दे दी है कि मैं उन भावों को 99% टाइम्स तो मेंटेन कर ही पाती हूँ. और किसी से अगर कुछ मैंने बोल भी दिया गुस्से में, तो वो फिर प्योरली वर्क रिलेटेड हो सकता है,
कभी भी वो इंटेंशनल या किसी को बुरा महसूस कराने की भावना से नहीं होता है। वो प्योरली जिसे कहते हैं कि दुनिया में है तो कभी कभार कुछ कुछ चू चू ये सब हो सकता है, लेकिन अंदर भीतर कुछ नहीं, भीतर एकदम क्लीन एंड क्लियर स्पेस। और बाहर भी फिर ये नहीं मुझे याद रहता कि इनको मैंने डांटा था, इनको सबक सिखाना है, या मैं सोचूं कि अच्छा वो सीनियर कुछ बोलना दे तो डरना है, ये नहीं करना है, वो भाव नहीं रहते। आई एम फोकस्ड ऑन वर्क, आई एम फोकस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, एंड आई एम फोकस्ड ऑन हाउ आई कैन इम्प्रूव माई लाइफ ऑल द मोर। और अभी क्योंकि मेरे को ट्रैवल का बहुत चांस मिलता है तो मैं अपने चैनल पे ट्रैवल व्लॉग्स भी डालने लगी हूँ। मैं दुनिया में जब कहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है इतनी अच्छी जगह, ये मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज ट्रैवलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू लर्न अ लॉट। तो वो भी मैं अब शेयर करने लगी हूँ, तो वो कंटेंट भी मेरे लिए अवेलेबल हो गया है। तो ऐसे ही बस चैनल ग्रो कर रहा है और मैं भी खुश हूँ और मेंटेन करना चाह रही हूँ। एक आखिरी सवाल था, कभी आप खाना भी बनाती हैं घर पे? मैं खाना बनाती हूँ और मेरे को अपने बेटे के लिए खाना बनाना, चाइनीज बनाना बहुत पसंद है, तो वीकेंड्स पे मैं उसके लिए बनाती हूँ। और हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि सैटरडे को लंच में मैं तुम्हें वो बनाऊंगी, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी देन कि अच्छा फिर वो मैं अब नहीं खाऊंगा कुछ बाहर का क्योंकि आप बनाओगे। तो कहती हाँ मैं बनाऊंगी। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, घर का काम बहुत पसंद है, तो घर के काम के लिए भी समय मिलता है। सुबह थोड़ा सा अगर आप टाइमली उठ जाते हैं और शाम में अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं थके होते हैं, जो कि पॉजिटिविटी में आप नहीं थकते हैं सम और अच्छा फूड लेने से, तो फिर आपका कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता है। या तो आप सुबह निपटा लेंगे या तो रात में निपटा लेंगे, 1 घंटा भी मिलेगा तो। और पॉजिटिविटी मेक्स यू सो मच प्रोडक्टिव। मैं खुद हैरान होती हूँ कि पहले इसी समय में मैं आधी चीज़ें नहीं कर पाती थी। बिफोर कोविड जब मैं एक टफ दौर से गुजर रही थी, माइंड वाइज ओनली, बाहर तो सब वही था जो अभी है, लेकिन एक डिससेटिस्फैक्शन था। तब तो ना मैं ठीक से घर को देख पा रही थी, ना खुद को, ना जॉब को। जैसे ही पॉजिटिविटी में आप ट्रांसफर हुए, यू अलाइंड योर एनर्जी बॉडी, योर एनर्जी सेंटर्स, तब फिर पॉजिटिविटी और यूनिवर्स आपको इतनी अच्छी एनर्जी देती है कि आप बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी टीवी या सिनेमा देखते हैं? टीवी तो मैं बहुत कम देखती हूँ, नहीं देखती हूँ, क्योंकि टीवी पे जो न्यूज़ आजकल चलती है हमेशा सायरन बजता रहता है, और न्यूज़ टीवी पे देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक कमर्शियलाइज हो चुका है। उनका पर्पस नॉलेज देना भी नहीं है, उनका पर्पस फियर देना है, उनका पर्पस आपको उस खराब एनर्जी में रखना है जहां वो तो अपना कुछ कुछ बेचते रहें और आप बस टीवी के आगे बुत बन के बैठे रहें। मैं बिल्कुल टीवी के सामने टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, हार्डली। लेकिन हाँ, मुझे कुछ अच्छी मूवीज देखती हूँ, वो मैं अपने वीकेंड्स को भी पूरा यूज करती हूँ। अगर कहीं मैं नहीं गई हूँ, कोई काम ज़्यादा नहीं है, तो आई कुक, आई वॉच मूवीज, आई डू शॉपिंग, एंड घर पे बैठ के थोड़ा कम टाइम मुझे लगता है कि वेस्ट ना करूँ, कुछ यूज़ कर लूँ। वॉक्स करती हूँ बहुत बड़ी बड़ी, कभी कभी 10-10 किलोमीटर की वॉक भी करके आती हूँ। तो आई लाइक टू यूज माई टाइम वेरी वेरी नाइसली। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई गेम नहीं खेलती हूँ। मतलब कभी स्कूल में खेला थोड़ा बहुत, बैडमिंटन खेला है लाइफ में थोड़ा बहुत, बट आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। आई एम अ वॉकर, आई लव टू वॉक, आई लव टू टॉक ऑल्सो, आई लव टू क्रिएट। पर मुझे एक्टिव रहना बहुत पसंद है। मैं बेड पे बैठ नहीं सकती दिन में, और या तो चलती फिरती रहूंगी या कुर्सी पे अपना काम करूंगी। लेटना सोना ये मुझे दिन के टाइम पे ज़्यादा नहीं पसंद है, नींद थोड़ी सी कम है तो टाइम काफी मिल जाता है। आप कह रहे हैं कि बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, तो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड इज इडली सांभर। आई लाइक साउथ इंडियन फूड, लाइट रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन मेरे को ऑफ लेट बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। अभी मैं आजकल रागी, जवार और भुना चना की रोटी खाती हूँ। आई हैव स्टॉप टेकिंग व्हीट, थोड़ा गेहूं और चावल और आलू वगैरह कम कर दिया है, तो मेरा जो अनाज है वो थोड़ा बदल गया है। वो रोटी मुझे बहुत पसंद है, करेले की सब्जी के साथ। मुझे हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं और पौष्टिक खाना बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं कि जंक नहीं खाते हैं या जंक से कोई परहेज है, बाहर जाते हैं तो खाते हैं। मैगी बहुत पसंद है और फ्राइड फूड मुझे थोड़ा कम पसंद है। और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो पाता है? आपके हस्बैंड भी एक जॉब में है ना, और वो भी इतना ही बिजी होंगे जितना आप हैं। लकीली गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि कोई कोई कुर्सी बहुत ज्यादा काम लेती है, कोई कोई पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है।
तो मेरी इस कुर्सी पे, इस पोस्ट पे मैं डेफिनेटली बहुत बिजी रहती हूँ, बट उससे पहले वाली पे मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, तब मेरे को टाइम मिला अपनी किताबों वगैरह को लिखने का और बहुत सारे ज्ञान को अर्जित करने का। लकीली अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन पे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो कब तक है पता नहीं। तो अभी हम दोनों ऐसा करते हैं कि जैसे मुझे जब बाहर जाना है तो वो थोड़ा सा या तो लीव लेके या इस तरह से बना के कि वो बच्चा अकेला ना रहे, ये हमारा पर थोड़ा सा रहता है। साथ में ट्रैवल कर पाते हैं, या तो मैं बेटे को साथ में ले गई, जैसे अभी मैं बाहर गई थी तो मैं उसे ले गई थी क्योंकि उसकी छुट्टियां थी। अगर नहीं लेके गए तो हम श्योर करते हैं कि या तो वो हस्बैंड के पास हो, वो भी इलाहाबाद मेरे हस्बैंड पोस्टेड हैं, तो या तो वहाँ चला जाए, या हस्बैंड को अगर लीव मिल सकती है तो वो आ जाए 2-4 दिन। उसको बस हम अकेला छोड़ने का हमारा रहता है कि ना हो, क्योंकि अभी छोटा है, अभी उसको रहता है कि मम्मी पापा दोनों गए हैं, पीछे से मुझे कोई ज़रूरत हुई तो वो हमारा एक बैलेंस हम बनाने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज आजकल के बच्चे जो हैं वो आपसे ज़्यादा बिजी हैं। स्कूल से वो आता है 2:30 बजे के आसपास, फिर उसका थोड़ा पढ़ाई लिखाई का रहता है शाम में, फिर वो खेलने जाता है, तो जब तक मैं ऑफिस से पहुंचती हूँ वो भी तभी तक पहुंचता है तो बड़े होने पर उतना इश्यू नहीं है बच्चों के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप हमारे ऑडियंस को भी इतना ही एनलाइटमेंट मिलेगा जितना हमें आनंद आया। थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने बिल्कुल कैंडिडली, बिल्कुल ओपन हार्टेडली, दिल से जो आ रहा था वो बिल्कुल वैसे बात की, कुछ भी इसमें मैंने पहले से प्लान नहीं कर रखा था। मैं बस इतना बताना चाहूंगी, एक बात जो मेरे मन में है सबसे, कि आज मैंने देखा है जो लोग जिनके पास बहुत कुछ है भी लाइफ में, मैं तो आई बिलोंग टू सिविल सर्वेंट कम्युनिटी, यहाँ पर भी लोग हैप्पी नहीं है, यहाँ पर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उनको पता नहीं क्या चाहिए। मैं सोचती हूँ प्लैनेट की सबसे अच्छी नौकरी आपको मिली है, आप किसी भी सर्विस में है, रेलवे में है या कस्टम में है या IAS में है, यू आर वेरी वेल सेटल्ड। वहां पर भी पीपल आर नॉट हैप्पी, दे हैव हेल्थ इश्यूज, क्योंकि बैलेंस नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक इतनी अच्छी नौकरी के लिए आपको लगा अब तो मिल गई, अब तो वो मेरी है, तो आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड भुला दिया। एवरी डे आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर माई जॉब, इवन टुडे एवरी डे आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर माई हेल्थ। तो हेल्थ और जॉब से जब आप खुश हैं, सारे बैलेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये दो बहुत बड़े पार्ट हैं लाइफ के। हेल्थ आपकी सही रहेगी जब आप बैलेंस बना लेंगे फूड में, जॉब आपकी सब सही रहेगी जब आप माइंड में बैलेंस बना लेंगे कि इतनी अच्छी नौकरी और क्या चाहिए, अब इसमें अच्छा देने का प्रयास करें। तो ऐसे ही सबकी जिंदगी में अच्छी चीजें ज्यादा हैं, अगर इंसान ध्यान से देखने लगे, उन पे फोकस करेगा तो वो ग्रो करेंगी और वो बढ़ेंगी और जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोमिला जी। ऐसे दूसरे वीडियो देखने के लिए कृपया इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। प्लीज़ कीप वॉचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।